हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है रिद्धिका हिंदी एकेडमी पे। दोस्तों आप सभी कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी विषय के उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज हम ये कहानी कवर कर रहे हैं। कहानी की श्रृंखला है जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। दोस्तों आज की यह कहानी 20वीं कहानी है। एक कहानी और रहेगी जो मैं जल्द से जल्द ही अपलोड कर दूंगी। आज पढ़ेंगे कोसी का घटवार, जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई। दोस्तों यह कहानी एक प्रेम पे आधारित है, जो प्रेम परवान पे तो चढ़ता है लेकिन धरातल पे नहीं उतर पाता है। दोस्तों आइए हमारे साथ चलते हैं और आप देखिए, कहानी का पाठ कीजिए। कहानी एक बहुत ही मर्म भरी संवेदना पे बनी हुई कहानी है। दोस्तों देखिए, एक लेखक किन किन चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित करता है और समाज के सामने इतनी प्यारी सी कहानी प्रस्तुत करता है। कोसी का घटवार शेखर जोशी की रचना है। इसके जो है कि मुख्य पात्र हैं लक्ष्मण। कई बार ये जो है कि पात्र पूछे जाती हैं किस कहानी की पात्र है, तो कोसी के घटवार की। आइए चलते। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों की वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते जाते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर ही मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खसखस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पार्ट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफेद परत बैठ गई। कभी भी आप आटा की चक्की के पास गए होंगे तो वहाँ पे जो पाउडर की तरह आटा ऐसे फरफराता हुआ उड़ता है, तो ये हाथ के बालों पे, आँख के पलकों पे ऐसा आटा पड़ जाता है। कभी आप जाइएगा तो एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जस साला, सुबह से अब तक 10 पसेरे भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। कैसी अनहोनी बात है। बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं है। नए अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े। खेतों की सिंचाइयां तो दरकिनार, बीच की क्यारियां सूखी जा रही। छोटे नाले गुलों के किनारे घट महीनों के बंद। कोसी के किनारे है गुसाई का यहाँ घट, पर इसकी भी चाल ऐसी है, लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। गुसाई। अब एक नए आपको जो है कि पात्र मिल रहे दोस्तों, याद रखिएगा। चक्की के निचले खंड में छिछल छिछल की आवाज के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती, और अब तो भली नदी पार कोई बोले तो यहाँ बात सुनाई दे जाए, क्योंकि नदी का पानी भी तो ऐसा बात जो है कि सुनने में थोड़ा छल छल करता रहता है। वही यहाँ पे बता रहे हैं लेखक जो है कि आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। ठप ठप छप 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 पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी की गूल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है। इन दिनों प्राय आधा फलांग चलकर बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौथाई को घेर कर पानी के बहाव घट की गूल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बाद में 1-2 स्थान पर निकास बंद किया। फिर गीलू गूल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे और बुहार कर ढेर में मिला दिया। खप्पर में भी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर चला गया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल रखकर वहीं से आवाज दे दी, है हो, यहाँ लंबर देर में आएगा। लंबर का मतलब नंबर लगता है ना, किस कब कौन किसका आया था, फिर उसी हिसाब से
चक्की वाले आटे को पीसते। लंबर देर से आएगा, 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घर में देख लो। मतलब हमारे यहाँ 2 दिन पीसने के लिए पर्याप्त गेहूं है। अगर आपको हो तो जल्दी हो तो उमेश सिंह के यहाँ आप देख लीजिए। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा नंबर नहीं लगा दोगे? गुसाई होठों में मुस्कुरा कर, इस साला कैसे चीखता है जैसे घट की आवाज इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज में उसके हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रहा, यह जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। मिडल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कूदे को खोदकर चिलम सुलगाई। गुड़गुड़ करता हुआ धुआं उड़ा रहा है। खस्सर खस्सर चक्की का पाट चल रहा था। किट 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 खप्पर से दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। छिच्छर की आवाज के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथरों के बीच में टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश की ओर निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती। किसी प्राणी का अप्रिय स्वर नहीं। मतलब नदी इतनी सूखी हुई थी, सारी दिक्कत थी। और वो कोसी नदी की बात की जा रही है जिसे बिहार का शोक कहते हैं। सोचिए, हर साल बाढ़ आता है, उसी नदी की बात लेखक यहाँ पे आपके साथ कर रहे हैं। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया? लौट तो वह जाता ही। घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैले को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। मतलब कि वो काम करते करते उब जाता है, उससे बात करने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो पाई है। आप आगे देखेंगे। कभी कभी गुसाई को यहाँ अकेलापन काटने लगता। सूखी नदी के किनारे का यहाँ अकेलापन नदी नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके साथ द्वार पर धरना देकर बैठ गया, वही जिसे अपना कह सके। ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। वो अकेला है और वह फौज की नौकरी से रिटायर होके आया है और घट्टी वही मथानी लगाया हुआ है जिसमें आटा पीसते हैं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गुल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नलों से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। बहुत पुरानी बातें वो भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसे ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट, वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था। मतलब एक कपड़ा जिसको उसके अंदर उत्तेजना जागृत कर दी और वो जो है कि फौज में चला गया। पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबंध है। इस बार की छुट्टी की बात है। कौन महीना? हाँ, बैसाख ही था। सर पर क्रॉस, खुखरी के क्रेस्ट वाली काली किस्ती नुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई। बच्चे बूढ़े से भी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था। ठसाठस बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धरियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी। लोगों को बिठाने के लिए खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था। कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था, पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहाँ नहीं था। उनकी प्रेमिका वहाँ नहीं थी, ध्यान दीजिएगा। नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटरिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी।
पर गुसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बूढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गुसाई को देखकर सुबनिया का लड़का भी अपनी फटी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते हैं, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल में से मौका मिला था उसे लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल कपार फापल खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों को गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दिया, क्योंकि उसके कपड़े से उसकी जो है कि प्रेमिका बोल रही है हमारी कुर्ती निकल जाएगी, वही उनको वो हंसने लगी। पुरानी बात क्या कहा था गुसाई ने, याद नहीं पड़ता? तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तुरी निशान लेकर उसे ब्याहने आया था। तो आप यह रमुआ का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आजकल मुख्य पात्र न पूछकर गौण पात्र पूछे जा रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे? हम लक्ष्मा के बाप ने यही बात कहा था। जब वो शादी की बात चली, वो प्रेमी प्रेमिका थे, तो उनके पिताजी ने यही बात कहा था। उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगसिर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़ी खड़ी उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव की नजदीक की है लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे थे उस दिन, हमेशा आधा पैग लगने वाला गुसाई उस दिन पेशी करवाई थी। मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, इस साला एडजुटेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियां में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकल कर लक्ष्मा से मिला था। गंगानाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। मतलब दोनों आपस में, ये प्रेमी प्रेमिका थे, तो प्रेमिका ने ये बात कही थी कि मतलब कोई मंदिर था, किसका मंदिर था? गंगानाथ जी की कसम, मैं जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी। आंख में उसके आंसू थे। लेखक जो है कि याद कर रहा है नायक। वर्षों से वह सोचता आया, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि गंगानाथ का जाकर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवता की झूठी कस्में खाकर उसे नाराज करने से क्या लाभ? जिस पर भी गंगानाथ का कोप हुआ, वह कभी फल फूल नहीं पाया। पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपुंज से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदान में चले गए। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। क्या करता? उसको अच्छा नहीं लगता कि हम किसी से पूछ पाए। आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि ये इसी नोट से मैंने अपनी तैयारी में जो है किस कहानी को एक जगह इकट्ठा किया था, जिसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। जितने दिन नौकरी रही वह पलट कर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियर ट्रांसफर लेने वाले की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा, लगातार 15 साल तक। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर, मतलब वो रिटायर हो गया, काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हठ उसे अकेला बना
गया। तो कि वो उसी के चक्कर में उसने दूसरी भी शादी नहीं की। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता, शब्द शब्द अक्षर अक्षर, कितना देखा, कितना सुना, कितना अनुभव किया उसने, डॉट डॉट। पर नदी किनारे वह तपती रेत, पंचक्की की घटर पटर और मिहल की छाया में ठंडी चीलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई, और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसे उसी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्ला कर पिसान स्वीकार करवाने की वो लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज को सुनकर पहचान कर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कण अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काट की चिट्ठियों को उल्टा कर दिया। किटकिट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिच्चर 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 की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठस्वर, अब कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। उसने कहा कि जी कब मेरी बारी आएगी, मतलब मेरा नंबर कब आएगा, क्योंकि मेरे यहाँ रात में हम क्या बनाएंगे उसके लिए कोई आटा वाटा नहीं है। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि उसको अपनी प्रेमिका की आवाज लग रही थी। वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैले को इधर उधर रखने लगा। काट की चिट्ठियां किट किट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। स्त्री ने क्या किया, उसे नहीं पहचाना, भूल गई होगी, नहीं पहचाना। उसने दोबारा वे ही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई न टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं किया। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुसाई झुककर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने उसे वापस आती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर्मन में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मण। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार
न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी, मतलब मुझे बुला रहे हैं आप? तो उसने कहा, गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छाह में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रखाई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से इधर उधर देखा। महल के पेड़ की छाया में घट की और पीठ किए गुसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक वृक्ष पेड़ की छां को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी जिधर वो छाया देखी। वह उसी ओर चलने लगी। गुसाई की उदारता के कारण रीढ़ी सी होकर ही जैसे उसके निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवारन जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में नंबर मिलता। आजाद संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे। इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दांडिम की छाया में पात पतेल झाड़ कर बैठते लक्ष्मा ने संकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धारा अचानक जल प्रभावित होकर बहने लगी थी। लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। बिस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। तुम जाने तुम परिचित हो, थोड़ा सा है, आप देखिए। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी। शेष शब्द उसके कंठ में रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया। गुसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं आपके? बाल बच्चे ठीक हैं। आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथ में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निर्देश तोड़ने लगी। गुसाई पतली सी लेकर आग को कुदेरता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप टप वह सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चेरेऊ सुहाग चिन्ह, मतलब मंगलसूत्र, याद रखिएगा, चेरेऊ अगर पूछे तो बताइएगा, नहीं था। हतप्रत सा गुसाई उसे देखता रहा। अपने व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। तो वो पछताने लगा। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिसे वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूति पूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पूछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांध कर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता। जी बाबा की जायदाद पर उनकी आंख लगी है, सोचते हैं कहीं मैं हक ना जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया है, मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का
का लिसा ढो ढो कर अपनी गुजर कर लूंगी, किसी की आंख का काट बनकर नहीं रहूंगी। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना प्रकट नहीं की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता देखता भर रहा। दाड़िम के वृक्ष से ठीक टिकाए लक्ष्मा घुटने मोड़ कर बैठी थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। उसे लगा कि वही हमारी पुरानी ही लक्ष्मा है। कितनी तेज धूप है। इस साल लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा। प्रसंग बदलने के लिए ही जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अधढंकी ढालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई को ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही है हो तो इधर आ जाओ छाव में। कहता हुआ गुसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में डाल दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर वापस ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और अल्युमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक काले फूटी बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह करके कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। कहाँ पे पड़ी है? पुड़िया में। लक्ष्मण ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे की घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया। अपने बच्चे को कह रही है। ऐसे बच्चे माँ के पास तो आ ही जाएंगे, आप देखेंगे तो। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज के लिए जिद कर रहा हो। एक बार झंझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौट कर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा उसे गूंथने लगा। महल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 2-1 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय को तैयार कर दी थी। एक गिलास एक एनेमल का मग और एक अल्मुनियम के मैस्टीन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली। पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसाई न कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। बरसों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियां या स्वयं उसके हाथ से बनी डॉल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौट कर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही
थी। क्या कर रही थी? अपने हाथ को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का एक मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मण ने आग्रह के सुर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टेम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए है। स्पष्ट करने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। ना जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है। मैं रोटियां बनाकर रखाई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट कर दी। क्या कहती? अब आपत्ति प्रकट कर दी। मैं तो उसे बताना चाहती थी कि ये बच्चा अभी ये रोटियां नहीं खाएगा। ओह ऐ, यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। चुप, आंखें तरेर कर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लग गई आई होगी, डांटने से क्या फायदा? गुसाई ने बच्चे को पछ लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर कभी माँ की ओर देख लेता था। गुसाई के बारे में आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा। लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, मर अब ले क्यों नहीं लेता? जहां जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले ही बच्चा रोना शुरू कर। गोसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़े गुड़ को रखकर बच्चे के हाथों में दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गोसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया, जिसे गोसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एकाक आधी रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ते? 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी खुद कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गोसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मण जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गोसाई ने जब जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और हैं। परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था, मतलब वो रिटायर हो गया था तो उसकी रिटायरमेंट की पेंशन आई हुई थी। नहीं जी, काम तो चल ही रहा है। मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, यह तो बात चल रही थी तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मण का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रुखी आवाज में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। स्याला, कितना कमाया कितना फूका हमने इस जिंदगी में, कोई हिसाब पर क्या फायदा? किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। क्या है? मिट्टी है। परंतु गोसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मण अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोलने तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मण के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उसे उठे हुए ज्वार तूफान का वहां कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मण से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा सावा धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई। घट के अंदर जाकर उसने एक बार निसंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मण उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपनी निजी आटे के टीन से 2-2.5 सेर के करीब आटे निकालकर लक्ष्मण के आटे में मिला दिया और संतोष की सांस लेकर
वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर ने आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसके हाँक हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मण के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही हो, अटक अटक कर वह बोलता, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गोसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गोसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगानाथ का जाकर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। पूत परिवार वाले को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मण की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। इतनी बात अपनी मतलब कह के वह आगे निकल गया। लक्ष्मण की बात वह नहीं सुना। पानी तोड़ने वाले खेतिहार से झगड़ा निपटा कर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मण अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उसे पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किटकिट आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथनी की पानी काटने की आवाज आ रही थी और कहीं कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध था। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे समाप्त हुई। वीडियो व्याख्यान आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ के आपकी जिज्ञासा ये भी जानने को हुई होगी कि क्या दोनों आपस में मिले होंगे। तो ऐसा तो लेखक ने कहीं नहीं दिया है दोस्तों। अगर चाहते तो मिल लेते और आगे की ज़िंदगी आसान हो जाती। हम और आप सोच सकते हैं दोस्तों, बट ऐसा लेखक ने हमें नहीं बताया है तो हम आपको कुछ तर्क नहीं दे सकते। आपको कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही नित्य प्रति चैनल पर बने रहें दोस्तों। किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।